Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our blood coagulation topic. Okay, before this lecture we had already described about the RBC, WBC, thrombocytes, platelets, everything in the detail. Okay, that means total you can say composition of the blood we had discussed in the detail. Okay, if you had not seen the video lecture of the first, you can just go and watch that so that you can make a link with respect to this lecture. Okay, तो बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड कोआगुलेशन। ओके, यानी ब्लड को कोआगुलेट करने के लिए हमारे पास ऐसे बॉडी में क्या क्या चीजें हैं जो ब्लड को कोआगुलेट करने के लिए मदद करते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑन ब्लड कोआगुलेशन दैट इज इन द ईयर ऑफ 1964, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स वर लिस्टेड आउट। ओके, कितने क्लॉटिंग फैक्टर को लिस्ट किया गया? 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स की लिस्ट बनाई गई। ठीक है, अभी तो वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर की लिस्ट जो है वो आपके स्क्रीन पे आ रही है। मतलब इतने सारे फैक्टर जो है वो हमारे ब्लड को कोआगुलेट करने के लिए मदद करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एक बात ध्यान में रख लेना, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं उन सबको रोमन नंबर के साथ डिफाइन किया जाता है। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, रोमन नंबर 1 पे जो आ रहा है वो है फाइब्रिनोजेन कैटेगरी। कौन सी आ रही है? फाइब्रिनोजेन कैटेगरी विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। और जो याद रखने की बात वो है, इट इज ए सॉल्युबल प्रोटीन। ओके, इट इज अ सॉल्युबल प्रोटीन। तो सबसे पहले बात क्या है, रोमन नंबर 1 पे फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन आ रहा है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर आ रहा है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, इट इज अ सॉल्युबल प्रोटीन। दूसरा रोमन नंबर 2 पे जो आ रहा है, इट इज अ प्रोथ्रोम्बिन। ओके, प्रोथ्रोम्बिन विच इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द लिवर। नेक्स्ट कैटेगरी पे आ रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट इज रोमन नंबर 3, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, एंजाइम रिलीज्ड फ्रॉम द डैमेज प्लेटलेट्स। तो जब भी देखो नॉर्मल बॉडी है, उसने बॉडी पे कुछ कट आ गया और कट आने की वजह से जो इसके नीचे से प्लेटलेट्स थे वो डैमेज्ड हो गए। तो वो डैमेज प्लेटलेट्स क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का जो प्रोडक्ट है उसको रिलीज करते हैं, जो प्रोटीन है उसको रिलीज करते हैं। और यही जो चीजें हैं वो ट्रिगर करती है हमारे फर्दर फैक्टर्स को, सो दैट वो हमारा उस एरिया का जो डैमेज है उसको बंद कर दिया जाए या फिर उसको ठीक कर दिया जाए। कैसे काम होगा ये सारी बातें आपको आएगी। ओके, समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको खाली ये कर रहा हूँ कि फेमिलियर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। ओके, कोगुलेशन वाले फैक्टर्स के साथ आपको फेमिलियर कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी के साथ, तो वो ध्यान देना ठीक तरीके से। जैसे कि यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आ रहा है कैल्शियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस यू कैन से। इसके बिना तो हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स वो काम नहीं करते, और इसके बिना तो हमारा ब्लड जो है वो कोगुलेट भी नहीं होगा। द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन सफर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर माना जाता है। ओके, जो एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट जो 5 पे आ रहा है वो है प्रो एसिलैरिन, जिसका दूसरा नाम है लेबियल फैक्टर। एंड इसको एक और नाम है एसिलेटर ग्लोब्यूलिन, जिसका फुल फॉर्म शॉर्टकट होता है ACG। ओके, एसिलेटर ग्लोबिन। फाइन, नाउ यू कैन कीप दिस ऑल द 5 नेम्स टुगेदर इन योर माइंड विद रिस्पेक्ट टू द रोमन नंबर। आपको ये कंपलसरी ध्यान रखना है, मेजोरिटी जो प्रोटीन्स है वो सारी बातें लीवर में ही प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मतलब टॉपिक नंबर 6 के पास आते हैं। एसिलैरिन फैक्टर नंबर 6 इज एन एसिलैरिन ओवर हियर। इट इज अ हाइपोथेटिकल फैक्टर व्हिच इज नॉट यूज्ड। मतलब अभी तक इसके बारे में कुछ है ना बात नहीं हुई है, तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फैक्टर इज नॉट इन यूज्ड, तो आंसर हो जाएगा एसिलैरिन। या फिर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज दैट नंबर, व्हाट इज द पोजीशन, योर आंसर शुड बी द 6th नंबर। ओके, रोमन नंबर 6 आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, सो इट इज अ हाइपोथेटिकल फैक्टर, इट इज नॉट इन यूज्ड। चलो बढ़ते हैं आगे, नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रो कन्वर्टिन यहाँ पे उसका नाम है, या फिर इसको सेरम थ्रोम्बिन भी कहा जाता है, सेरम थ्रोम्बिन कन्वर्जन एसिलेटर, इसलिए इसको शॉर्टकट में SPCA भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका स्टेबल फैक्टर प्रोड्यूस इन द लिवर, सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। सो प्रो कन्वर्टिन सेरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एसिलेटर SPCA के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेबल फैक्टर से भी इसको पहचाना जाता है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है आगे जाके।
तो अभी से ही क्यों ना इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं इसको, शॉर्टकट में AHF के नाम से पहचाना जाता है इन शॉर्ट टर्म। ओके, AHF एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नाम से ही पता चल गया होगा आपको। इसका दूसरा नाम भी देख लो, एंटी हीमोफिक फैक्टर ए करके पहचाना जाता है, एंटी हीमोफिक फैक्टर ए। एंड नेक्स्ट है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, AHG, ऐसे करके इसको नाम मिले हुए हैं। अगर ये बॉडी में कम हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हम मींस दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हीमोफीलिया ए। ओके, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया जो होती है नॉर्मली इसको कॉमनली कहा जाता है कि ब्लीडर डिसीज होती है, मतलब ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाते क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे लोगों के बॉडी से ब्लड जो है वो बहते रहता है, इसलिए इसको हीमो ब्लीडर डिसीज कहा जाता है, हीमोफीलिया को। आप लोग ये नाम याद रखना, ठीक है। कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर, फैक्टर नंबर 9 की बात चल रही है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, जिसको PTC कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है क्रिसमस फैक्टर। इसका तीसरा नाम भी है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। ओके, विच कॉज डेफिशिएंसी ऑफ हीमोफीलिया बी। अगर ये PTC एब्सेंट रहेगा, बॉडी में नहीं होगा, देन द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम द बी टाइप ऑफ द हीमोफीलिया कंडीशन। ओके, नेक्स्ट फैक्टर नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, स्टुअर्ट पावर फैक्टर के नाम से इसको पहचाना जाता है, विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। ओके, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। एंड नेक्स्ट फैक्टर नंबर 11 की बात करते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ओके, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, PTA। ओके, अगेन इट इज a kind of factor which is responsible for the hemophilia। ओके, सो सी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी के नाम से पहचाना जाता है। अगर ये मिसिंग होगा तो देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी, ओके, ऑफ PTA, एंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हीमोफिलिया सी कंडीशन। ओके, कमिंग टू द नंबर 12, हेगमैन फैक्टर के नाम से उसको पहचाना जाता है, दूसरा नाम ग्लास फैक्टर भी है। गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन दिस फेलो कम्स इन कांटेक्ट विद द स्किन सरफेस, अदरवाइज इट विल नेवर बिकम एक्टिवेट। ओके, एंड नेक्स्ट जो आ रहा है फैक्टर नंबर 13, दैट इज अ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, FSF। इसका दूसरा नाम भी है लैकी लोरैंड फैक्टर, विच इज रिलीज फ्रॉम द ब्लड प्लेटलेट्स, विच इज अ काइंड ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन। ओके, तो ये फाइब्रिन अगेन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हमारे लाइक यू कैन से इंजुरी वाली एरिया होती है, इंजुरी एरिया होती है, उसके पास देखो एक हफ्ते के बाद आप लोग वहां पे देखते हो ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है, उसके बाद फाइबर लाइक सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो वो सारे सब्सटेंस फॉर्मेशन में ये फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है ये बहुत ज्यादा मदद करता है। ओके, कैसे करेगा, कब करेगा, ये सारी बातें मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। ओके, तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे लेक्चर को लेके। Now, as you can see on the screen very much clearly, the process of blood clotting has been started. Okay, तो इसको दो तरीके से हमको पढ़ना है। दैट इज पहली बात तो स्टेप 1 का नाम देख लो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये बंदे को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, इसके बिना हमारा काम नहीं होने वाला है, तो याद रखना हमेशा, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात चल रही है, सबसे पहला प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज द फर्दर थिंग्स विल नॉट बी गोइंग टू हैपन। ओके, सो इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड हैज टू पाथवे, दो स्टेप मतलब दो पाथवे है इसके, आइदर इंजुरी जो है वो एक्सटर्नल है, आइदर इंजुरी जो है वो इंटरनल है। तो इसको दो तरीके से पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। क्या समझ में आ रही है बातें यहाँ पे? सबसे पहला क्लॉटिंग का सिनेरियो करना है तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है उसके लिए थोड़ा सा मल्टीपल स्टेप रिएक्शन करना पड़ेगा, और उसके बाद दो और स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है समझने के लिए, जैसे कि अंदरूनी चोट लगी हुई है या एक्सटर्नल चोट लगी हुई है, उसके हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इंट्रिंसिक पाथवे। ओके, पहला किसको समझ लेते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे को यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद द कोलेजन फाइबर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। आप लोगों ने आर्टरीज एंड वेन्स पढ़ा था, ट्यूनिका एक्सटर्ना नाम की लेयर के बारे में आप लोगों ने सुना है, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना नाम की एक लेयर होती है, फाइन, और वो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है उसके पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ओके, ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर जो होती है उसके पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई ड्रॉ
एंड डायग्राम ओवर हियर, मान लो ये आर्टरी का एक डायग्राम है, ओके, और वो जो है यहाँ से कट गई है, ठीक है, यहाँ से कट गई है आर्टरी, सो ब्लीडिंग विल स्टार्ट, ओके, क्योंकि अंदर से खून जो है वो बाहर आने की कोशिश, ब्लड ब्लीडिंग विल स्टार्ट ना ओवर हियर। सो वाइल सी, ये जो एक्सटर्नल कवरिंग थी, अब ब्लड क्या आ गया, इसके कांटेक्ट में आ गया, और एक्सटर्नल कवरिंग में क्या प्रेजेंट है, तो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, और इसने क्या किया, वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन को प्रोसेस करने के, मतलब वो प्रोसेस होने के लिए ट्रिगर किया, ओके, मींस व्हाट, व्हेन द ब्लड comes in contact with the tunica externa where there is a presence of collagen fibers, it will activate the 12 फैक्टर, ओके, फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका नाम है हेगमैन फैक्टर, विच वाज इनिशियली इनएक्टिव, क्योंकि इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ना, तो वो इनएक्टिव था, लेकिन अब क्या हो गया, ब्लीडिंग चालू हो चुकी है, ब्लड इज ऑलरेडी इन कांटेक्ट विद द ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना के कोलेजन फाइबर्स के साथ कांटेक्ट में आ चुका है, तो 12 नंबर फैक्टर जो इनएक्टिव था वो एक्टिवेट हो गया है, ओके, तो यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हो 12 नंबर फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब ये बंदा एक्टिवेट क्यों हुआ, तो ये बाद में क्या करेगा, फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट करेगा, और फैक्टर नंबर 11 का नाम क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ओके, जो कि इनएक्टिव था, नाउ गेट्स एक्टिवेटेड, ओके, सो फैक्टर नंबर 12 ने फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट किया। अब ये जो फैक्टर नंबर 11 जो था, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, इस बंदे ने कैल्शियम के साथ मिलके, यानी फैक्टर नंबर 4 के साथ मिलके फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट किया। फैक्टर नंबर 9 क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ओके, जो कि इनएक्टिव था, नाउ इट्स गेट एक्टिवेटेड, ओके, फैक्टर नंबर 9 ने फैक्टर नंबर 4 के साथ मिलके फैक्टर नंबर, सॉरी, फैक्टर नंबर 11 ने फैक्टर नंबर 4 के साथ मिलके फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट किया है, ओके, और फैक्टर नंबर 9 जो एक्टिवेट हुआ, तो अब उसने क्या किया, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर दिया, मतलब स्टुअर्ट पावर्ड फैक्टर जो है, जो कि इनएक्टिव था, अब वो एक्टिवेट हुआ। अब 10 जो एक्टिवेट हुआ, उसने 5 के साथ मिलके, 5 क्या है, प्रोएसिलैरिन, स्टुअर्ट पावर फैक्टर along with the proacylariन has activated a prothrombin activator, उसने किसको एक्टिवेट कर दिया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिव कर दिया। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जरूरत क्या है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है इसको, इतना उसको एक्टिव करने की जरूरत क्या है, क्योंकि इसके बिना आगे के 2 स्टेप रिएक्शन जो पेंडिंग है वो नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ये आपकी हेडिंग है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जरूरत थी, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे मानो मुझे सेलुलोज को तोड़ना है, तो मुझे एंजाइम सेलुलेज चाहिए, तभी मैं उसको ब्रेक डाउन कर सकता हूं, ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिएक्शन जो होने वाला है, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन जो होने वाला है, इसके लिए मुझे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसको एक्टिवेट करवाया, ओके, ना, ये बंदे ने, मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने कैल्शियम के साथ मिलके, यानी फैक्टर नंबर 4 के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, ओके, अब क्या हो गया, थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल मुझे मिला। अब ये थ्रोम्बिन क्यों बनाया, व्हाई दिस प्रोडक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, तो नाउ इट इज गोइंग टू बी एक्टिंग इन माय सेकंड, मतलब इन माय थर्ड स्टेप रिएक्शन, ओके, इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन द थर्ड स्टेप रिएक्शन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन याद करने की कोशिश करो, ये तुम्हारा फैक्टर नंबर 1 है, एंड फाइब्रिन तुम्हारा फैक्टर नंबर 13 है, ओके, समझ में आ रही है बात, तो ये सारी बातें यहाँ पे आएगी। देखो, फाइब्रिनोजेन सॉल्युबल प्लाज्मा, ओके, व्हाट इज फाइब्रिनोजेन, इट इज अ सॉल्युबल इन प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये फाइब्रिन होता क्या है, तो इट इज ए इनसॉल्युबल सब्सटेंस, है ना, इनसॉल्युबल प्रोटीन है, इट इज अ मोनोमर, सो नाउ दिस फेलो विल अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन, याद करो इसको ठीक तरीके से, फाइब्रिनोजेन जो कि सॉल्युबल है इन केस ऑफ प्लाज्मा, in presence of thrombin, it has been get converted into fibrin, okay, now fibrin, which is an insoluble substance, it is a monomer, will undergo a process called as a polymerization in presence of factor number 13, जिसका नाम है, यहाँ पे ये जो फैक्टर नंबर 13 उसका नाम गलत लिखा है, दिस इज नॉट द हेगमैन फैक्टर, फैक्टर नंबर 13 का नाम है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ओके, क्या नाम है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ओके, सो इन दैट फैक्टर के प्रेजेंस में ही, फैक्टर नंबर 13 के प्रेजेंस में फाइब्रिन फॉर्मेशंस होंगे, बहुत सारे ट्रेड फॉर्मेशंस होंगे, एंड इट विल क्लॉट द ब्लड, ओके,
देन इट विल क्लॉट द ब्लड। तो इन शॉर्ट ये पूरा जो सिनेरियो है वो कितने स्टेप में खत्म होता है, 3 स्टेप में खत्म होता है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, इसको ध्यान देके सुन लेना क्योंकि बहुत ही जरूरी है। ओके, तो हमारा सबसे पहला ब्लड को कोगुलेट करने के लिए स्टेप 1 जो होता है वो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन। ओके, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब तक नहीं बनेगा काम नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहला एक पाथवे को समझ रहे हैं, उसका नाम है इंट्रिंसिक पाथवे, यानी इंजुरी जो है वो अंदर से हुई है। ओके, मान लो अंदर की आर्टरी डैमेज हो गई है तो आर्टरी की वॉल्स होती है। ओके, एक्सटर्नल वॉल जो होती है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना के पास कोलाजन फाइबर्स होते हैं। व्हेन ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद द कोलाजन फाइबर्स इट विल गोइंग टू एक्टिवेट द फैक्टर नंबर 12 विच इज इनिशियली इनएक्टिव। एंड फैक्टर नंबर 12 का नाम क्या है, तो हेगमैन फैक्टर है। ओके, अब ये बंदा जो एक्टिवेट हुआ तो उसने अभी आगे जाके फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट किया, है ना। 12 के बाद 11 एक्टिवेट हो गया और 11 का नाम क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ओके, ये बंदा एक्टिवेट हुआ। 11 फैक्टर ने फैक्टर नंबर 4 दैट इज कैल्शियम के साथ मिलकर फैक्टर नंबर 9 को ट्रिगर किया। फैक्टर नंबर 9 जो कि इनएक्टिव था वो भी एक्टिवेट हो गया। फैक्टर नंबर 9 का नाम क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ओके, फैक्टर नंबर 9 ने फैक्टर नंबर 10 को अगेन एक्टिवेट किया। ओके, जो कि इनएक्टिव था। फैक्टर नंबर 10 का नाम है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ओके, ना फैक्टर नंबर 10 जो एक्टिवेट हुआ उसने प्रो एसिलारिन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम किया। मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मुझे मिल गया। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मिला, जरूरत थी क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना था। ओके, सो प्रोथ्रोम्बिन को जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मुझे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जरूरत थी। लेकिन ये बंदा अकेले काम नहीं करेगा, इसको चाहिए कैल्शियम आयन भी, दैट इज अ फैक्टर नंबर 4। मतलब कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। ओके, नाउ once prothrombin gets converted into thrombin in presence of, you can say, thrombin, the fibrinogen will get converted into fibrin. And what is fibrinogen? It is a soluble protein in case of the plasma. And what is fibrin? It is an insoluble substance जो कि सिंगल यूनिट है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को पॉलीमराइजेशन में लेके जाएगा। पॉलीमराइज रिएक्शन करने का मतलब क्या है, बार बार खुद की कॉपी बनाना। ओके, समझ में आ रही है बात। लेकिन इसने अकेले नहीं किया, इसको फैक्टर नंबर 13 की जरूरत पड़ी जिसका नाम है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर दैट इज 13 फैक्टर के साथ मिलके इसने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन खत्म करके फाइब्रिन्स के बहुत सारे ट्रेड बना लिए जिसने ब्लड को कोआगुलेट करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, मतलब ब्लड को जो है, ब्लड जो है वो क्लॉट हो गया, मतलब उनका जो ब्लीडिंग हो रहा था नाउ दैट इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद रिस्पेक्ट टू द एंटीकोआगुलेंट्स। हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, एंटीकोआगुलेंट्स ऐसे कुछ है सिनारियो, अभी उसको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। तो एंटीकोगुलेंट नाम के क्या क्या सब्सटेंसेस आते हैं, तो सीपीडी। ओके, व्हाट इज सीपीडी ओवर हियर, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। एसीडी क्या होता है, एसिड सिट्रेट्स डेक्सट्रोज। ईडीटीए क्या होता है, इथिलीन डाई अमाइनो टेट्रा एसिटिक एसिड। ओके, ये सब क्या है, एंटीकोगुलेंट्स का काम करते हैं। मतलब हमारे ब्लड को है ना बॉडी में रुकने नहीं देते, इट कीप्स ऑन, ब्लड का जो मूवमेंट है ना वो बना के रखते हैं। लिक्विड होता है ना ब्लड, तो कोगुलेट हो जाएगा तो कैसे मूव ऑन करेगा। ठीक है, ऑल थ्री आर यूज्ड बाय द ब्लड बैंक्स टू प्रिवेंट द ब्लड सैंपल्स फ्रॉम क्लॉटिंग। तो ये भी एक बात है कि देखो ये जब ये जो ऊपर के सब्सटेंसेस है, सीपीडी, एसीडी, ईडीटीए, ये सारे सब्सटेंसेस जो है ना वो ब्लड बैंक के जो सैक होते हैं उनके अंदर डाले जाते हैं। और जब किसी पर्सन या किसी डोनर का जब ब्लड इकट्ठा किया जाता है तो उनके साथ मिक्स किया जाता है ये सब्सटेंसेस के साथ, सो दैट वो कोगुलेट नहीं हो पाए और वो जल्दी समय तक, मतलब ज्यादा समय तक हम लोग उसको स्टोर कर सकें। ओके, नाउ हीमोफीलिया यहाँ पे दिया है, इट्स अ जेनेटिक डिसीज caused due to the deficiency of prothrombin, fibrinogen and vitamin K. Okay, blood does not clot if there is any injury. तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को, सडन ट्रीटमेंट की बहुत जरूरी पड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट हिपेरिन नाम का एक सब्सटेंस है, अगेन इट इज एन एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द मास्ट सेल्स एंड इट इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ओके, हिपेरिन जो है इट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, very very important. Okay, note sometimes a clot is formed inside the blood vessels जिसको thrombus भी कहा जाता है। okay, so formation of thrombus को कहा जाता है thrombosis. okay, that is agglutination of the platelets
एंड मे बी फैटल इन द ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। क्योंकि अगर देखो क्लॉट बनना चालू हो जाएगा तो उतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, जिसके वजह से दिक्कतें आना चालू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हीरोडिन। इट इज एन एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस which is found or which is extracted from the saliva of the leech, okay, prevent coagulation of the victim's blood, okay. Note, the blood clotting can be prevented in a test tube by adding a little oxalate or citrate। मतलब अगर मैं टेस्ट पर्सन का, किसी पर्सन का मान लो मैंने ब्लड ले लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तो टेस्ट ट्यूब में मुझे सबसे पहला ऑक्सैलेट एंड सिट्रेट को डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर मानो ये ऑक्सैलेट एंड सिट्रेट मैंने नहीं यूज किया तो ब्लड के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज अ कैल्शियम फैक्टर है, वो क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट कर देगा। ब्लड अगर क्लॉट हो गया, दैट मींस व्हाट, अभी वो वेस्ट है, वो कुछ काम नहीं करने वाला है। ठीक है, और वो चीज मैं नहीं चाहता कि हो करके, तो इसलिए मैंने क्या किया, सिट्रेट या फिर ऑक्सैलेट उसमें डाल दिया। सिट्रेट और ऑक्सैलेट डालने से क्या हो जाता है, ये दोनों कैल्शियम के साथ बाइंड होके कैल्शियम ऑक्सैलेट या फिर कैल्शियम सिट्रेट फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। मतलब फ्री कैल्शियम को क्या करते हैं वो लोग, खुद के साथ बाइंड कर लेते हैं। ओके, अब कैल्शियम अवेलेबल रहा ही नहीं तो क्लॉटिंग होगा क्या, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बात, ओके। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन को लेके बात करते हैं। एंजाइम ऑफ मेमेलियन पैंक्रियाटिक जूस कैन बी coagulate blood by hydrolyzing fibrinogen to fibrin, okay. This help predator mammals like lion, tiger, etc. to digest the blood that they drink from the body of their prey. Okay. Some snake venoms contain coagulating substances. Therefore, victims of the snake bites sometimes die due to extensive coagulation of their blood. तो सिंपल सी बात है, जब स्नेक बाइट्स वगैरह होती है तभी कोगुलेटिंग सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, इस तरीके से काम करते हैं कि सीधा सीधा ब्लड को कोगुलेट कर देते हैं। ओके, नॉर्मली अभी ब्लड के क्या क्या फंक्शंस आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, है ना। ये सारे हमारे फंक्शंस है जो ब्लड परफॉर्म करते हैं। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, वाटर बैलेंस करते हैं, पीएच मेंटेन करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, इसको प्रिवेंट किया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल कॉपरेशन। ओके, तो ये सारी बातें जो है हमारा ब्लड जो है वो परफॉर्म करता है, मदद करता है हमको। ठीक है, इतनी सारी बातें थी जो आज के लेक्चर में डिस्कस हुई। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टुडेस लेक्चर, दैट इज द अनदर कोगुलेशन ना। एक और है, आप लोगों ने इंट्रेंसिक पढ़ा ना, अभी अभी आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको एक्सट्रेंसिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको व्हाइट स्क्रीन के ऊपर लेके चलूंगा, जिसके थ्रू आपको काफी सारी चीजें जो है वो आराम से समझ में आ जाएगी कि इंट्रेंसिक लेवल, सॉरी एक्सट्रेंसिक लेवल पे ब्लड जो है वो किस तरीके से कोगुलेट हो जाते हैं। ओके, तो रेडी हो जाओ उसको समझने के लिए। ये रही व्हाइट स्क्रीन आप लोगों के सामने। ठीक है, ये आ गई व्हाइट स्क्रीन। अभी क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर रहा हूँ, आप लोगों को भी ये नोट डाउन करना है। ओके, टॉपिक चल रहा है एक्सट्रेंसिक पाथवे। ठीक है, एक्सट्रेंसिक पाथवे के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब देयर इज एन इंजुरी हैज बीन टेकन प्लेस एंड थ्रू इंजुरी समथिंग हैज टू बी डन। ओके, सो ऐसे मान लेंगे कि इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू। ठीक है, इंजर्ड टिश्यू ने क्या किया, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट किया। किसको एक्टिवेट किया, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर दिया गया, फाइन। अब ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, उसने क्या किया पता है, उसने फैक्टर नंबर 7 के साथ मिलके, किसके साथ मिलके, फैक्टर नंबर 7 के साथ मिलके उसने 10 को जो इनएक्टिव था उसको एक्टिवेट किया। उसको क्या किया, एक्टिवेट किया। तो फैक्टर नंबर 10 क्या था, इनएक्टिव। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, फैक्टर नंबर 10 वॉज
इनएक्टिव। ओके, और इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, एक्टिवेट कर दिया। फाइन। अब ये जो फैक्टर नंबर 10 जो है वो एक्टिवेट हो गया ना। अब ये क्या करेगा, फैक्टर नंबर 5 के साथ मिलके, फैक्टर नंबर 5 के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन करेगा। क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लेगा। ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना, बाकी की बातें तो तुमको पता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। और जो प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइब्रिनोजेन जो आएगा उसको थ्रोम्बिन के मदद से फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना। और जो फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, इट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मोनोमर है, वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेगा फैक्टर नंबर 13 के साथ मिलके फाइब्रिन नाम का ट्रेड बना लेगा, एंड द क्लॉट विल बी टेकिंग प्लेस। इजी है, समझ में आया। मतलब स्टेप 1 थोड़ा सा डिफरेंस है, स्टेप 2 ही क्या हो जाता है हमारे लिए, इजी हो जाता है, कॉमन हो जाता है, एंड स्टेप 3 ऑल्सो बिकम्स द कॉमन, है ना। अभी यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है, तो इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। ओके, और फैक्टर नंबर 7 यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ फैक्टर नंबर 7 आया। तो ये फैक्टर नंबर 7 क्या है, अपना स्टेबल फैक्टर, या फिर आप लोग इसको क्या कहते हो, प्रोवर्टीन फैक्टर कहते हो ना, जो कि सिंथेसाइज होता है लीवर में। और इसने 10 फैक्टर को एक्टिव किया। तो ये 10 फैक्टर क्या था, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, याद है। ये स्टुअर्ट पावर फैक्टर ने फैक्टर नंबर 5 के साथ मिलके, जिसको लायबल फैक्टर कहा जाता है या फिर प्रो एसिलैरिन कहा जाता है, विच इज अगेन सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, इट हैज एक्टिवेटेड द, यू कैन से, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। Okay, so this is what we had completed the intrinsic and the extrinsic pathway, okay, with respect to the blood coagulation. Understood? Now let's move ahead now. तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग जो है वो खत्म हो चुका है हमारा आज के लेक्चर में। फाइन। तो आगे चल के हमारा जो टॉपिक है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए जस्ट कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, टेक केयर, बाय बाय।